हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम रिसेंटली बात करने वाले हैं जो लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट रिसेंटली ये आयोजित की गई। तो इसकी जो अगुवाई की गई थी यूएस के द्वारा, तो वर्चुअली इसको आयोजित किया गया था। पूरे दुनिया से लगभग 40 देशों के जो लीडर्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे। अलग अलग काफी पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पे बात की। तो मेनली इंडिया यूएस के जो 2030 की जो क्लाइमेट एजेंडा है, जो जॉइंट वेंचर है दोनों ही देशों के बारे में, इसके बारे में बातें करेंगे। यूएसए की यहाँ पे क्लाइमेट समिट में क्या स्टैंड थी, चाइना की स्टैंड क्या है, इंडिया की स्टैंड क्या है, तीनों ही देशों के स्टैंड के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। और इंडिया में अगर देखेंगे तो क्लाइमेट चेंज को यहाँ पे जो रेसिप्रोकेट करने के लिए भारतीय गवर्नमेंट ने कौन सी इनिशिएटिव्स लिए हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, फ्रॉम करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखिए, या फिर एनवायरमेंटल साइंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो का एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। और इस वीडियो का जो नोट है आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली जो लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट, यानी कि जो क्लाइमेट समिट के ऊपर अलग अलग देशों के लगभग 40 से ज्यादा देशों की यहाँ पे लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया, जिसका अगुवाई जो है यूएस के प्रेसिडेंट ने वर्चुअली किया था। तो यहाँ पे देखिए, भारत के प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद थे यहाँ पे, और काफी सारी चीजों के ऊपर यहाँ पे बात हुई। तो देखिए, अगर आप लोग कॉप 26 के बारे में जानते हैं, जो यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, ये जो 2021 का जो ये कॉप 26 जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का जो यहाँ पे अधिवेशन जो होने वाली है, नवंबर 2021 ग्लासगो स्कॉटलैंड में होने वाली है। तो यहाँ पे जो है ये एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन के हिसाब से माना जा रहा है, यानी कि सेमीफाइनल की तरफ से इसको देखा जा रहा है कि बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पे बातें करनी है। क्लाइमेट चेंज जो वर्ल्ड की हो रही है, कैसे कैसे यहाँ पे जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू यहाँ पे आगे बढ़ाया जा सकता है, उसके ऊपर बात हुई। तो इस इमेज से आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग देशों के जो लीडर्स है, यहाँ पे टर्की की अर्दोगान हो गए, यहाँ पे अगर बात करें रशिया के प्रेसिडेंट हो गए, यहाँ पे यूरोपियन कमीशन के छोटी हो गए, यहाँ पे इंडोनेशिया, यहाँ पे भारत के मोदी जी है, यहाँ पे इटली के प्राइम मिनिस्टर है, सऊदी अरेबिया, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन हो गए, यहाँ पे देन डेनमार्क के प्रेसिडेंट है, यूएस के प्रेसिडेंट मौजूद है, यहाँ पे रिपब्लिक ऑफ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है, यहाँ पे जर्मनी के चांसलर एंजेला मर्केल, चाइना के प्रेसिडेंट, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर टोनी मोरिसन है, यहाँ पे जापान के प्राइम मिनिस्टर, बहुत सारे देशों के जो मेन जो देशों के प्राइम मिनिस्टर जो या फिर प्रेसिडेंट जो लीडर्स है यहाँ पे मौजूद थे। काफी सारे पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पे बात की गई। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे इंडिया यूएस क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पार्टनरशिप के ऊपर। तो मेनली देखिए, इंडिया यूएस की ये क्लीन एजेंडा 2030 पार्टनरशिप जो है, ये एक जॉइंट क्लाइमेट और क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव है, जिसको इंडिया और यूएस ने मिल के प्लान किया है। तो मेनली यहां पे देखिए कि मेन यहां पे फोकस किया गया है इंक्लूसिव एंड रेजिलिएंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि हम अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इस तरीके से काम करना होगा कि सस्टेनेबल तरीके से। यानी कि मान लीजिए कि हम लोग को यहाँ पे प्लांट्स बढ़ानी है, जब प्लांट्स बनेगी यहाँ पे तो क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी। तो प्रोडक्शन जब बढ़ेगी, लोगों को जॉब्स मिलेगी, देश की इकोनॉमी अच्छी होगी। लेकिन इस प्लांट्स को बढ़ाने के लिए हम लोग को यहाँ पे डिफोरेस्टेशन की फॉरेस्ट को कम करना होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो है क्लाइमेट की हम लोग जो है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को हम लोग यहाँ पे डिटोरिएट करते हैं। जो अमेज़न के रेन फॉरेस्ट में आप देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी जो भी प्रॉब्लम्स हुई थी यहाँ पे, तो मेनली यहाँ पे रेजिलिएंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी पड़ेगी बेस्ड ऑन जो नेशनल जो सर्कमस्टेंसेस है उसके हिसाब से, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होनी पड़ेगी ही पड़ेगी, लेकिन उसके साथ यहां पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि जो क्लाइमेट या एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना होगा, उसको बैलेंस करना होगा। तो इसके ऊपर यहां पे बात की गई थी। तो मेन दो अगर इनिशिएटिव्स रिगार्डिंग द इंडिया यूएस क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पार्टनरशिप के अगर देखा जाए, तो स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप, क्लीन एनर्जी के ऊपर मैं बार बार यहाँ पे बात कर चुका हूं कि ऐसी एनर्जी जो रिन्यूएबल हो, इसकी साइड इफेक्ट्स ना हो, बाय प्रोडक्ट्स ना हो, उसको प्रमोट करना। क्लाइमेट एक्सचेंज या फिर फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग, यानी कि क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी चेंजेस हो रही है
उसके ऊपर काम करना, अलग अलग जगहों पे यहाँ पे प्लांटिंग करना हो या जो भी हो यहाँ पे उसके ऊपर काम करना। फाइनेंस मोबिलाइजेशन यहाँ पे अलग अलग, अगर सपोज यहाँ पे कोई नॉन स्टेट एक्टर्स हो गई, यहाँ पे अलग अलग तरीके से अलग अलग क्लस्टर्स में यहाँ पे जो मोबिलाइजेशन डायलॉग में भी फाइनेंस यहाँ पे करना की यहाँ पे बात हो रही थी। अगर बात करेंगे यहाँ पे यूएस के स्टैंड के बारे में, तो यूएसए ने यहाँ पे बोला है कि 2030 तक यूएसए जो अपनी ग्रीन हाउस गैस एमिशन कर रही है अभी, उसको हाफ करना है, यानी कि अभी जितना कर रही है 2030 उसको कम करना है। यहाँ पे हायर क्लाइमेट एम्बिशंस के बारे में बात की है, ताकि देखें यहाँ पे लोग जो है अगर यहाँ पे घरों से जॉब करें तो उसके एक फायदे हैं कि अगर मान लीजिए कि पूरे देश में 10,000 लोग हैं, 10,000 लोगों में से अगर 7,000 लोगों ने भी घर से काम करना शुरू कर दिया, तो इससे फायदा क्या होगा कि 7,000 लोग अगर अपने प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से अगर कम्युनिकेट करते हैं तो ये कम हो जाएगा। तो इससे देखें कि ऑयल जो पेट्रोल हो या फिर डीजल की कंजम्पशन कितनी कम हो जाएगी, उस देश में यहाँ पे कितनी कम से कम इंपोर्ट करनी पड़ेगी, कम से कम यहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन यहाँ पे होगी, तो उसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। एडवांस इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज जिसके जरिए यहाँ पे अगर मान लीजिए कि रिन्यूएबल एनर्जी हो या फिर जो भी बाय प्रोडक्ट्स हम लोग जो इंडस्ट्रीज के चिमनी से निकलते हैं डेवलप कंट्रीज में देखने को मिलता है यहाँ पे, उसका भी यहाँ पे जो है इनोवेटिव टेक्नोलॉजी से क्रब डाउन किया जा सकता है। देन यहाँ पे जो है अलग अलग जो कंट्रीज में यहाँ पे क्लाइमेट चेंजेस की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स होती है, अगर आप देखेंगे साउथ ईस्ट एशिया में, अगर देखेंगे इंडोनेशिया, यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। अगर वहां पे वॉल्केनिक इरप्शन भी हो गई, कहीं पे अगर यहाँ पे भूकंप भी हो गई, तो उससे भी यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको भी यहाँ पे क्रब डाउन करना है। देन यहाँ पे यूएसए ने बोला है कि पब्लिक क्लाइमेट फाइनेंसिंग जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसको डबल करना, यानी कि मान लीजिए कि जो अफ्रीकन कंट्रीज है उन लोग अभी उभरते हुई कंट्रीज है, इंडिया हो गई यहाँ पे, तो डेफिनेटली उन लोग भी चाहेंगे कि अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज सेटअप किया जाए, लेकिन अगर वही इंडस्ट्री सेटअप करके नॉर्मल ट्रेडिशनल तरीके से किए जाएंगे तो बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा क्लाइमेट में। तो ऐसे तरीके से यहां पे करना होगा ताकि यहां पे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस को यूज किया जाए। तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस को यूज करने के लिए डेफिनेटली फाइनेंसिंग करनी पड़ेगी, तो इस फाइनेंस को जो है डेवलप कंट्रीज के द्वारा करना पड़ेगा। यहाँ पे पब्लिक फाइनेंसिंग अगर क्लाइमेट एडेप्टेशन टेक्नोलॉजी है 24 तक जो है इसको ट्रिपल करने के बारे में भी बात की है यूएसए ने। और यूएसए ने जो है पेरिस एग्रीमेंट तो बीच में छोड़ दिया था, लेकिन फिर से इसको ज्वाइन कर दिया है। तो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। तो यहां पे ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है 50 to 52% तक जो है इसको कम करना अकॉर्डिंग टू 2005 के टारगेट लेवल के हिसाब से कम करना, ये नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे हम चाइना के स्टैंड के बारे में, तो यहां पे चाइना बोल रही है कि 2030 तक चाइना की जो कार्बन एमिशन है ये पीक तक होगी और कार्बन न्यूट्रल जो है ये 2060 तक बन जाएगी। यानी कि कार्बन न्यूट्रल मतलब मान लीजिए कि एक चाइना यहां पे सपोज मान लीजिए कि ग्रीन हाउस एमिशन, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूं, 10,000 ग्रीन हाउस एमिशन करती रहती है, लेकिन यहां पे कार्बन सिंक यानी कि ऐसे पेड़ पौधे लगाए गए जो क्या होगा, ये 10,000 कार्बन जो एमिट किया उसको सोख लेगी, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो उसके लिए क्या होगा, बहुत ही यहां पे बड़ी बड़ी स्टेप्स लेनी होगी, 30 साल लग जाएंगे, यानी कि जितना एमिट कार्बन डाइऑक्साइड किया गया था उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी कि नेट एमिशन 0 है। तो चाइना ने अपनी मंशा यहां पे जाहिर कर दी। जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उसको ग्रीन करना, यानी कि चारों तरफ यहां पे हरियाली करना, ताकि एज ए अगर देखेंगे फॉरेस्ट्री जो है एज ए कार्बन सिंक के हिसाब से यूज किया जा सके। देन जो ट्रेडिशनली कोल पावर प्लांट है उसको यहां पे स्ट्रिक्टली कंट्रोल करना, कोल कंजम्पशन को कम करना। आप जानते हैं कि कोल कंजम्पशन से कितनी ज्यादा टेम्परेचर यहाँ पे कितनी ज्यादा क्लाइमेट की यहाँ पे हानि होती है, तो उसको यहाँ पे रिप्लेस करना थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी। तो चाइना ने एक चीज यहां पे बोली है कि यहां पे कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। तो मेनली यहां पे जो डेवलप कंट्रीज काफी सदियों से जो लॉन्ग टाइम पॉल्यूटर्स जो एमिट करती हुई आ रही थी, अगर देखेंगे हम फ्रॉम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, आपने वर्ल्ड हिस्ट्री में अगर इसको पढ़ रखा है तो आपको पता लगा होगा कि लगभग 18 सेंचुरी से ये जो है अलग अलग जो अभी के डेवलप कंट्रीज है शुरू हो गई थी वहां पे। तो वो जो अभी डेवलप कंट्रीज है यहाँ पे कितनी ज्यादा क्लाइमेट वहां पे प्रॉब्लम्स हो रही थी, लेकिन चाइना ने यहां पे बोला है कि जो ट्रेडिशनल जो लॉन्ग टर्म पोल्यूटर्स है उसको क्रब डाउन करके यहां पे नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से आगे बढ़ना, ताकि क्लाइमेट चेंज को यहां पे रोका जा सके।
मेन बात करेंगे इंडिया के स्टैंड के बारे में, तो देखिए इंडिया ने यहां पे बोला है कि जो कंट्री की जो पर कैपिटा कार्बन एमिशन है वो 60% है ऑफ ग्लोबल एमिशन। तो देखिए यहां पे कंट्री की पर कैपिटा कार्बन एमिशन मतलब मान लीजिए कि पूरे इंडिया से अगर 10,000, मैं एग्जांपल बोल रहा हूं, 10,000 कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो रही है और उसको अगर आप लोग इंडिया के पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो बहुत ही कम होगा, बिकॉज इंडिया की पॉपुलेशन ही कम है। लेकिन अगर एक एग्जांपल मान लीजिए कि यूके, और यूके मान लीजिए कि यूके ने अगर 5,000 भी, सपोज इंडिया ने 10,000 किया है और पॉपुलेशन इतनी बड़ी है यहाँ पे, तो इसका रिजल्ट बहुत कम आएगा। लेकिन मान लीजिए कि यूके जो है, यूके ने कम किया है लेकिन यूके के पॉपुलेशन ही बहुत ज्यादा है, तो यूके की जो पर कैपिटा कार्बन एमिशन इंडिया से ज्यादा ही होगी। तो यहाँ पे इंडिया अभी ये तो अचीव कर रही है, लेकिन ये बेस्ड ऑन पॉपुलेशन कंपैरिजन किया जाए, लेकिन इंडिया को उससे भी कम करनी होगी। इंडिया ने काफी सारी एम्बिशियस रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट लिया है 2030 तक। अगर देखा जाए 450 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, चाहे वो सोलर एनर्जी हो गई, यहाँ पे विंड एनर्जी हो गई, अलग अलग तरीके से काफी एनर्जी सोर्सेस की यहाँ पे यूज करने की बात की जा रही है। काफी सारे इंडिया ने बोल्ड स्टेप्स लिए हैं, चाहे वो क्लीन एनर्जी यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड हो, एनर्जी एफिशिएंसी, जितना एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस हो उसको एफिशिएंट तरीके से यूज किया जाए। छोटी से छोटी चीजों के लिए यहाँ पे एफोरेस्टेशन, फॉरेस्ट्री को फिर से बढ़ाने के बारे में काफी ध्यान दिया जा रहा है, जो यहाँ पे एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री के द्वारा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है। यहाँ पे अलग अलग अगर देखेंगे नेशनल पार्क्स हो गई, यहाँ पे उसको प्रमोट किया जा रहा है ताकि वहां पे स्ट्रिक्ट तरीके से उसको ऑब्जर्वेशन किया जा सके। और इंडिया में अगर देखा जाए कि वही कंट्रीज की जो टेम्परेचर अगर देखा जाए तो नेशनल रिटायरमेंट कंट्रीब्यूशन के हिसाब से इंडिया उसमें भी मौजूद है। काफी सारे चीजों के ऊपर इंडिया ने यहाँ पे जो है इंटरनेशनली भी काम किया है। अगर बात करेंगे इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस, जिसका हेडक्वार्टर जो है गुरुग्राम में मौजूद है, यहाँ पे 2015 में इसको जो शुरू किया है, काफी सारी चीजों के ऊपर यहाँ पे काम किया जा रहा था कि सोलर एनर्जी को जो है इंडिया मेनली जो इक्वेटर के ऊपर जो टॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के रीजन में यहाँ पे बहुत सारे देश यहाँ पे शामिल है, काफी सारे यूरोपियन कंट्रीज ने भी यहाँ पे ज्वाइन किया है, तो उसको यहाँ पे प्रमोट करना। डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हो, इसमें अलग अलग देशों के यहाँ पे अगर देखेंगे बांग्लादेश हो गई या फिर जो साउथ एशिया के काफी सारे देशों के साथ इंडिया ने टाइज अप किया है ताकि डिजास्टर रिजिलियंट मैनेजमेंट में एक दूसरे को हेल्प किया जा सके। क्योंकि डिजास्टर जब होती है ऐसा नहीं होता कि पर्टिकुलर एक देश में ही हो गई है, इंक्लूडिंग काफी सारे जो कनेक्टिंग कंट्रीज में होते हैं, तो इंडिया ने उसके ऊपर भी काम किया है। तो अगर देखेंगे गवर्नमेंट ने कैसे कैसी इनिशिएटिव्स दिए हैं, तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में यहाँ पे जो है काफी सारे यहाँ पे क्लीन एयर को प्रमोट करने के लिए काम किया जा रहा है। दिल्ली में भी देखेंगे तो पॉल्यूशन को बहुत ज्यादा यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो उसके ऊपर बहुत ही काम करना होगा। यहाँ पे वन ऑफ द पोल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड, यहाँ पे भारत स्टेज 6 जो एमिशन नॉर्म्स है उसके हिसाब से गाड़ियों की जो एमिशंस को कंट्रोल करने के लिए स्टार्ट किया गया था। उजाला स्कीम अगर देखेंगे, यहाँ पे ट्रेडिशनल तरीके से जो वुड को फायर करके जो हमारी महिला खाना बनाती है उसको यहाँ पे कम करके यहाँ पे जो एलपीजी सिलेंडर्स जो है, जिससे कम से कम यहाँ पे जो है पॉल्यूशन हो सके, छोटी छोटी फैक्टर्स भी बहुत मायने रखते हैं। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड यहाँ पे काफी सारी समिट्स भी हुई है, काफी सारी चीजों के ऊपर ध्यान दिए गए हैं। ऐसी छोटी छोटी पॉइंट्स में अगर देखेंगे आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ऐसे प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बन सकते हैं, मेंस में तो पूछे ही जा सकते हैं, और स्पेशली अगर आप ऐसे के टॉपिक में अगर ऐसे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे, अगर यहाँ पे क्लाइमेट से रिलेटेड हो, तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे और ये इंपॉर्टेंट भी है। तो जितना हो सके यहाँ पे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड काफी सारे पॉइंट्स को यहाँ पे मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे इसको डिस्कस करने की कोशिश की। ऐसी टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उस टॉपिक की इंफॉर्मेशन को नहीं, उसके पीछे की एनालिसिस को समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ज्यादा आपको हेल्प करने वाली है यहाँ पे। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट, जो यूएस के अगुवाई में वर्चुअली आयोजित किया गया। तो आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। एंजॉय योर संडे, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।